नमस्कार, मैं लीज़ा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। आदिवासी एक ऐसे लोग जो आदिम काल से निवास करते आ रहे हैं। पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाने की तैयारी ज़ोर शोर से है। और जब हम उनकी बात करते हैं तो उनके रहन सहन, उनके तरीक़ों से वाकिफ़ होना कहीं न कहीं दिलचस्प लगता है, क्योंकि और लोगों से उनके रहन सहन का तरीका अलग होता है, भिन्न होता है। वो अपनी संस्कृति और परंपराओं को साथ लेकर के चलते हैं, और साथ लेकर के चलने के लिए आपको बता दूं कि भारत के संविधान में उनके लिए कई कानून हैं, कई कानूनी प्रावधान हैं जो उनकी संस्कृति, सभ्यता, उनकी ज़मीन, सभी चीज़ों को बचाने के लिए है। और आज हम कई बातों से रूबरू होने वाले हैं। ये बात आपको बता दूं कि चाहे वो उनके लिए कानून जो बनाए गए हैं, CNT, SPT, 5वीं अनुसूची, उनके पूजा पाठ की रिवाज, उनके जो पुजारी हैं वो किस हिसाब से पूजा करते हैं, उनकी परंपरा, उनकी सोच, उनके सभी चीज़ों से हम आज जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। कुछ अनछुए पहलू उनसे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये जो लोग हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, इनके लिए, इनकी संस्कृति को बचाने के लिए क्या कुछ किया गया है। वैसे जानकारी के हिसाब से जो मैं बताना चाहूँगी कि झारखंड राज्य में 32 जनजातियाँ हैं। मुख्य जनजाति मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, असुर और ऐसी कई और जनजातियां हैं। कुल मिलाकर के ये 32 जनजातियां हैं। इनके अपने रहन सहन का अलग अलग तरीका है, इनके अपने कुछ रीति रिवाज है। और आपको बता दूं कि जो अलग अलग, जैसे मैंने मुंडा का नाम लिया तो मुंडा जनजाति का अलग कुछ ना कुछ उनके अलग रीति रिवाज है, और उरांव, हो, खड़िया, उन सब के कहीं ना कहीं अलग रीति रिवाज है। इनकी शादी ब्याह भी अलग अलग रीति रिवाजों के साथ होती है। आज हम कई चीज़ों पे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कहाँ तक इनका हक और अधिकार मिला है। हक और अधिकार, क्योंकि हक और अधिकार की लड़ाइयाँ खूब लड़ी गई इनके लिए, लेकिन क्या वो हक और अधिकार इन्हें मिल पाया? क्या इनकी जीवन शैली में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ पाया, या फिर अभी भी धरातल पे कुछ चीज़ें आना बाकी है? अभी हम उनके घर आ पहुँचे हैं, और इनसे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे साथ में अभी दिख पा रहे हैं वो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और इनके घर में अगर कोई और लोग मौजूद होंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आपको जो मैं हालत दिखा रही हूँ, ये हालत, ये इस प्रकार से रहते हैं। कहीं न कहीं जो दिख रहा है ये पुराने तरीके से ही अभी तक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो उनके घर में आप देख रहे हैं नीचे अभी जो फर्श बना है, ये फर्श मिट्टी का फर्श है, और लकड़ियाँ यहाँ पे जो मौजूद है, ये लकड़ी आज भी चूल्हे पे ही खाना बन रहा है। और कुछ जो बर्तन मैं देख पा रही हूँ वो भी बिल्कुल उसी प्रकार दिख रहे हैं जो पुराने ज़माने में हुआ करते हैं। पूरे तरीके से पारंपरिक तरीके से ये रहन सहन इनका ये दिखाई पड़ रहा है, पहले के हिसाब से ही रह रहे हैं। स्थिति में कहीं भी कुछ सुधार तो नज़र नहीं आ पा रहा है। और आगे की ओर चलते हुए अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये 2 पार्टीशन में ये करा हुआ है, और आगे की तरफ मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे भी इसी तरीके के नीचे ज़मीन बिल्कुल कच्ची मिट्टी से बनाई गई है, और ये जो दीवारें हैं ये दीवार भी मिट्टी की है। इन दीवार में मिट्टी से जो पोताई होती है वो पोताई की गई है। आज भी उसी तरीके से लकड़ियों पे, ये लकड़ियाँ जंगल से काट करके लाते हैं और खाना बनाते हैं अपने घर में। पास में ही जंगल भी है और पास में हरियाली। आपको बता दूं कि पठारी इलाका, तो पठार होने के साथ साथ हरियाली भी दिखाई पड़ रही है। और अब अभी और चीज़ों से हम वाकिफ़ होना चाहेंगे। अब मैं दिखाना चाहूँगी विजुअल के माध्यम से खपरे का जो घर होता है, वो खपरे का घर है ये पूरे तरीके से। और पास में इधर इस तरफ दिखाऊं तो जंगल है, शायद यहीं से ये लकड़ी काट करके लाते हैं और उसके बाद घर में खाना बनता है इनके। ये थोड़ा आप देख पा रहे हैं, ये पठार, इसके ऊपर ही इनका घर बना हुआ है। ये पठारी इलाका आमतौर पे झारखंड के जो छोटा नागपुर पठार,
ये इसी तरीके से यहाँ के जो लोग और रहने का तरीका इनका पुराना ही हम दिखाना चाहेंगे। उस तरफ भी जो घर है वो पूरे तरीके से पारंपरिक है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मीना तिर्की। आपके कितने घर में कुल कितने सदस्य हैं? हम लोग का अभी 4 हैं। जंगल से क्या लकड़ी काट के आप लाती हैं और खाना उसी पे बनता है? हाँ, जंगल से ही लाते हैं लकड़ी तो। पढ़ाई करी है क्या आपने? नहीं, पढ़ाई तो नहीं कर पाए हैं ज़्यादा। अच्छा, कारण? घर में कोई नहीं था पढ़ाने वाला, बोल के नहीं कर पाए पढ़ाई। इनका कहना है घर में कोई नहीं था पढ़ाने वाला और कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव अभी भी नज़र आ रहा है। विश्व एक साथ खड़ा हो रहा है, कंधे से कंधे मिला के चल रहा है, और इसके बाद जो हालात हम देख रहे हैं, धरातल की स्थिति अलग है। आप कितनी दूर जाते हैं जंगल? ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही में है। पानी कहाँ से आता है? दूसरा का कुआं से आता है। पानी का सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो दूर से लाना पड़ता है। अच्छा, पानी की भी सुविधा नहीं है? बिल्कुल। और भी जो महिला हमारे साथ दिख रही है, इनके घर में और सदस्य हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैं उड़ीसा से, मेरा माँ घर है उड़ीसा। जो माँ, मेरी माँ मर गई तो माटी देने के लिए आए थे हम। अच्छा। एक युवक हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आदिवासी संस्कृति परंपरा क्या है और किस हिसाब से ये अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, और भी कुछ अनछुए पहलू इनके शादी ब्याह किस प्रकार से होती है। आप लोगों के यहाँ पे कैसे आप दिनचर्या की शुरुआत करते हैं? दिनचर्या मतलब कि जैसे सुबह में उठ के अपना तो सबसे पहले तो खेत जाना है, उधर से आ करके फिर अपना खाना वाना खा के जो भी है बैल बकरी चराना उराना, और दिन का फिर जो भी है साग सब शाम के लिए सब्जी उब्जी जुगाड़ करना। जैसे हो गया अभी सीजन आ रहा है इसका साग का, जो महिला है घर का महिला लोग फिर ये साग सबको इसका ये करके सुखाएंगे, फिर मतलब वही उसी को फिर सुखा के बनाते हैं सब्जी वगैरह। अच्छा, इस तरीके से जो ये साग, इसे साग कह रहे हैं हम। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो घास जो बड़ी बड़ी दिख रही है, शायद इनका कुछ ये एक व्यंजन है, और इसे सुखा करके ये खाना बनाते हैं। एक तरीके की राइस, मतलब कि राइस नहीं, रेसिपी कहूँ, ये बनाते हैं। वो क्या बोलते हैं, चावल का जो ये निकलता है, हम लोग तो इधर गांव में माड़ बोलते हैं उसको। हाँ, बस उसी में ये करके उसी में डाल के बनाते हैं। आपके घर में शादी ब्याह क्या पारंपरिक तरीके से ही होती है, जैसे पहले आपके पुरख दादा परदादा करते आ रहे थे? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। पहले का जो रीति रिवाज था वो मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, अभी तो कुछ अलग टाइप से हो रहा है। अच्छा, मतलब पहले की जो आपके परंपराएं कहीं ना कहीं ख़त्म दिखाई पड़ रही है। हाँ। तो लोगों का कहना है कि जो इनकी परंपरा है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती नज़र आ रही है। इनसे जब मैंने सवाल उठाया कि क्या आपके घर में जो शादी ब्याह होती है वो पहले जैसे रीति रिवाज के साथ होती, तो इनका कह रहा था नहीं, अभी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, इसमें कई परिवर्तन आ चुके हैं। ये गांव से, अब हम गांव के पहान से मिलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस गांव को किस हिसाब से चलाते हैं, और भी अच्छी अच्छी दिलचस्प बातें। झारखंड की जब परंपरा की बात होती है तो उसमें झारखंड के आदिवासियों का जो अपनी खुद की परंपराएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलग ही मान्यता है, क्योंकि संस्कृति है, एक संस्कृति। और चाहे आपको बताते चले कि जो पूजा पाठ की विधियां हैं वो भी भिन्न है। एक गांव में जो पूजा पाठ, एक गांव की रक्षा के लिए उस गांव की देवी, गौ देवी कह सकते हैं इसे, उनकी पूजा की जाती है। और ये पूजा कौन करता है? ये पूजा करता है गांव का पहान। पहान एक प्रमुख भूमिका निभाता है इस पूजा पाठ को करने में, इस पूरे गांव की सुरक्षा करने में पहान बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। अभी हम उसी गांव में एक देवी मंडप में खड़े हैं। आपको मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि ये जो देवी मंडप होता है, हर गांव में अपना एक अलग देवी मंडप होता है। वहाँ के जो देवी देवता होते हैं वो अपने एक अलग
उनके खुद के देवी देवता होते हैं और इसकी पूजा उस गांव के पहान करते हैं। पहान वो जो गांव की रक्षा करे। पहान की एक भूमिका आदिवासी समाज में अहम मानी जाती है। अब इसी सब विषयों पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बिरसा पहान। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये संस्कृति, इस रीति रिवाज के बारे में। बिरसा पहान जी हमारे साथ मौजूद है। संस्कृति, आपकी जो सभ्यता, कैसे बरकरार कर रहे हैं इस संस्कृति और सभ्यता को? जो पूजा पाठ हो रही है कैसे चल रही है? आज हम लोग सावन सप्तमी पूजा जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जो इस परंपरा रीति रिवाज को करते आ रहे हैं, गांव की रक्षा सुरक्षा और जो बाहरी शैतानी ताकत को रोकने वाला हमारा देवी माँ जो हमारे जो ये पूरे गांव की रक्षा सुरक्षा के लिए प्रदान करती है, हमें सुरक्षा देती है, उसके पूजा आज हम लोग पूरे गांव वाला मिल के आज नामकुम बस्ती में हम अपना देवी मंडप स्थल में कर रहे हैं। ये झारखंड का बहुत हजारों साल से पुराना आस्था है और इसमें झारखंड में हजारों वर्ष से मुंडाओं का यहाँ आदिवासी मुंडाओं का परंपरा रहा है। हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा को विधिवत गांव की रक्षा हित के लिए ये स्थान दिए हैं, जिसको हम लोग इसको आने वाला पीढ़ी, ये पीढ़ी भी उसी तरह जो दिया पूर्वजों का जो दिया हुआ जो विरासत है और जो दिया हुआ परंपरा है उसको हम निभा रहे हैं। ऐसे हम पूरा गांव में संदेश देते हैं कि देवी माँ का आशीर्वाद सब में आशीर्वचन बना रहे, सुख समृद्धि सबका घर में रहे, कोई तरह का अप्रिय घटना ना हो और ये हमें हमेशा निश्चित रूप से सभी परिवारों को घर में सुरक्षा और शांति मुहैया कराती है, शांति देती है और हम सभी खुशहाल रहते हैं। ये साल में एक बार होती है। इसमें हम लोग पूजा पाठ विधिवत सब गांव को ग्रामीण को बुला के सुबह में हम लोग उपवास करके सभी कोई आते हैं और उसके बाद में एक बकरा का बलि दिया जाता है जो देवी जो हम लोग का पुरखा लोगों ने परंपरा को इसको करते आ रहे हैं, उसको हम निभाते जा रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में हम लोग भोग के माध्यम से पूरा गांव को खिचड़ी के माध्यम से सबको दिया जा रहा है जो ताकि सभी ग्रामीण इसको बड़ी चाव के साथ खाते हैं। ये हमें बहुत सुख और शांति मिलती है, अमन चैन भी मिलती है और गाँव वाला इससे हम लोग एकजुट के भाईचारा के साथ रहते हैं। एक और सवाल, जब आपने इन बातों के बारे में बताया, पूजा पाठ के बारे में बताया, तो बहुत अलग अलग पूजा पाठ, जैसे कि आपको बताते चले जो धुमकुड़िया और जो पत्थरगड़ी, वो सब एक अलग ही, उनका भी एक अलग ही महत्व है। आखिर ये पत्थरगड़ी क्या है, आखिर ये धुमकुड़िया ये क्या है, इन सभी चीज़ों पे भी चर्चा करना चाहूँगी मैं। आदिवासी समाज में बहुत सारे पूजा पाठ है जो परंपरागत पाठ में किया जाता है। एक मौसम स्वरूप और समय आने पर उसको किया जाता है। आज हम लोग देवी मंडप पूजा है। जैसे आपने पत्थलगड़ी की बात की, पत्थलगड़ी भी एक हम लोग आदिवासियों को परंपरा है। ये हम लोग पूर्वजों का एक निशान, एक पहचान, एक चिन्ह को एक बरकरार रखने के लिए एक पत्थलगड़ी करते हैं। और एक पत्थलगड़ी होता है कि सीमांकन के लिए, दूसरा सीमांकन का पत्थलगड़ी होता है। एक पीढ़ी जो गुजर जाता है उसका एक यादगार के लिए पत्थलगड़ी किए जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो जिंदा रहते हैं उनके लिए भी एक पत्थर गाड़ा जाता है, साफ तौर पे सीधे शब्दों पे बताया जाए तो ये ऐसे ही कुछ है, क्या है? जो मृत व्यक्ति हो जाते हैं उनके नाम से किया जाता है। जिंदा आदमी का पत्थलगड़ी नहीं होता है। जो हमारे परिवार से स्वर्गवास हो जाते हैं और चले जाते हैं उनके यादगार में पत्थलगड़ी करते हैं। तो जैसा कि कुछ भ्रांतियां हैं कि जिंदा जो जन्म लेते हैं उनके लिए पत्थलगड़ी, लेकिन ये भ्रांतियां हैं, ये मिथ है। जो मर जाते हैं, जो गुजर जाते हैं, उनकी याद के लिए, उनकी आत्मा के लिए वो पत्थलगड़ी की जाती है। वहाँ पे पूजा पाठ भी होती है। ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे वहाँ किस प्रकार से पूजा पाठ होती है, कब होती है वहाँ पूजा पाठ? किसमें? वो पत्थलगड़ी जब होता है वहाँ पे जा कर के, तो कैसे पूजा पाठ होती है? पत्थलगड़ी में हमारा जो एक पीढ़ी जो दादा गुजर जाते हैं, उसका भाई गुजर जाते हैं, उस पीढ़ी जो भी 3, 4 या 5 है, जो भी है, एक पीढ़ी पूरा स्वर्गवास हो जाते हैं तो उसका नेक्स्ट जनरेशन उसके यादगार में पत्थलगड़ी करते हैं ताकि उस पीढ़ी को हमेशा याद रहे और बरकरार रखे। और पत्थलगड़ी में उसका नामकरण भी किया जाता है और ईस्वी सन भी लिखा जाता है। तो इन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो गुजर चुके होते हैं उनकी दूसरी पीढ़ी वो पत्थलगड़ी करती है उनके नाम से, उनके जन्म और मृत्यु की तिथि उसमें मौजूद रहती है और उसके बाद उस पत्थर को, बड़े से पत्थर को गाड़ा जाता है।
एक जगह पे उन्हें स्थान भी कह सकते हैं वहाँ दिया जाता है। और अभी हम इनसे और चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि जो अभी कहीं ना कहीं धर्म, सरना धर्म, आदिवासी धर्म बहुत ही पुराना धर्म माना जाता है और झारखंड में एक अलग ही परंपरा है इसकी, एक अलग ही, क्योंकि झारखंड बना ही लोगों के लिए था, आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हित के लिए बनाया गया था। लेकिन अब जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, जो सरना दूसरे धर्मों की तरफ कन्वर्ट होते जा रहे हैं, इसमें कहाँ रुकने की आवश्यकता है? क्यों इसे इस तरीके से रोकने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? एक्चुअली आदिवासी मतलब आदिम काल का वासी, पूरे भारत में आदिवासी मतलब पूरे आदि काल का वासी को आदिवासी कहा जाता है। और हमारा जो परंपरा, रीति रिवाज, आदिवासियों को परंपरा अलग ही है। उसको हम पूरे भारत और पूरे झारखंड की बात करेंगे। हम झारखंड में रहते हैं। हम लोग का मूल धर्म जो है, जो आदि धर्म है, सरना धर्म जो है, वो यही परंपरा को दिखाते झलकने को आता है। देवी मंडप, सरना पूजा, देशवाली पूजा और चेरी देवता, सरुल त्यौहार, ये सब हम लोग सरना स्वावलंबी लोग ही हम लोग पूजा को धूमधाम से मनाते हैं। और जो भाई हमारा इस धर्म से जो भटक गए हैं, जो ईसाई में अपना लिए हैं, वो इस धर्म को नहीं मनाते हैं, वो विदेशी धर्म को अपनाते हैं। तो हमारा ये धर्म परंपरा, ये हमारा पूर्वजों का देन है, इसको हम निभाते आ रहे हैं। जिसको अच्छा नहीं लगा या हमारे हट के जो विदेशी धर्म को अपना लिए, उनको भी हम अपनी परंपरा रीति रिवाजों को बतलाने काम करते हैं। बहुत लोग कोई उस धर्म में लोभ लालच में चले गए हैं, फिर से वापस भी आ गए हैं, जिसको समझ में आ गया कि भाई नहीं, यही मेरा मूल धर्म है। उसी का खतियान, उसी का ज़मीन, उसी का घर द्वार, उसी का परंपरा, रीति रिवाज, उसका आत्मा और उसका पूर्वजों का जो है विरासत, वही मेरा पहचान दिया है। तो ऐसा लोग फिर से हमारे वापस सरना धर्म में वापस आ रहे हैं। तो इनका जैसे बताना है कि सरना धर्म में जो लोग परिवर्तन हो चुके थे, परिवर्तन जिन्होंने कर लिया था, दूसरे धर्मों की तरफ वो जा चुके थे, अब इसमें कन्वर्ट होने के बाद ये दोबारा सरना धर्म के प्रति आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी कुछ गलतियों का एहसास हो रहा है। क्योंकि जिस धर्म के साथ वो जन्मे, उस धर्म को बीच में छोड़ के जाने के बाद फिर उस धर्म में आना, कहीं ना कहीं लोग फिर से अपना रहे हैं। लेकिन जो कमियां आपको बताते चलूं कि आदिवासी जनसंख्या में भी कहीं ना कहीं जो कमी दिखाई पड़ रही है, इनकी जो परसेंटेज है वो भी घटा है। पहले जो परसेंटेज था वो कुछ और था, अभी का परसेंटेज कुछ और है। तो आगे इसमें कहाँ तक सरकार अब लोगों के लिए काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। हम और चीज़ों पे इनसे चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं इस गांव की ओर, गांव की मिट्टी से रूबरू होने। तो अब झारखंड की जो हालात हैं, झारखंड के लिए क्या कुछ प्रावधान है, CNT, SPT, 5वीं अनुसूची के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद बिरसा बहान जी से हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये 5वीं अनुसूची, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। एक तरीके का फुल पैकेज कहा जा सकता है आदिवासियों के लिए, एक हित के लिए जो कानून बनाया गया है। क्या लगता है उन कानूनों में काम हो रहा है? ये 5वीं अनुसूची जो है झारखंड में, जो यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसमें 5वीं अनुसूची को दर्जा मिला हुआ है। ये 5वीं अनुसूची के तहत हम पढ़ा व्यवस्था, जैसे पहान, कोटवार, पेनभोरा, महतो, मानकी इत्यादि का व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाया गया है। इसमें हम इसी के तहत जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये 5वीं अनुसूचित के तहत ही लेते हैं, प्राप्त है। लेकिन इस पर हमारा जो सरकार है, जो भी सरकार आती है, इसको ठीक से पालन नहीं करती है, जो कि हमको सही रूप से हमारा बहुल क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र है, उन लोग को पूरा जो मिलना चाहिए अधिकार, मूलभूत सुविधा, वो नहीं मिल पाती है। तो ग्राम सभा की जैसे आपने बात करी, और इसमें जो 5 लोगों की मुख्य भूमिका होती है, क्या कुछ कैसे होता है काम, ये बता सकते हैं क्या? एक गाँव में कैसे होता है ये काम? गाँव में 5वीं अनुसूची के तहत पढ़ा व्यवस्था के बनाया गया है, जिसमें पहान, कोटवार, पेनभोरा, महतो और मुखिया है, ग्राम प्रधान है, सभी तरह का व्यवस्था की गई है। जिसमें किसी तरह का गांव का समस्या होता है या छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा या किस तरह का और भी तरह का बात आता है, तो ये हम ग्राम सभा के माध्यम से निष्पादन करते हैं।
ये पढ़ा व्यवस्था के तहत आता है। और इसी से हम अपना गांव को कैसे सुनिश्चित विकास करें। आपसी भेदभाव जो होती है, छोटा मोटा लड़ाई या ज़मीन से हो या आपसी मतभेद से हो, उनको निष्पादन इसी माध्यम से हम करते हैं, जो हमारा पढ़ा व्यवस्था बनाया गया है उसके माध्यम। क्या लगता है आपको कि क्या आज जो आदिवासी लोग हैं क्या अपने इस अधिकार से वाकिफ़ हैं? क्या वो आज अपने जो अधिकार जो संविधान में दिए हुए हैं उन अधिकारों से भली भांति जानते हैं क्या उन अधिकारों को, या फिर अभी भी चिंतन का विषय है ये? अभी भी हमारे आदिवासी समाज ठीक से शिक्षित नहीं हुए हैं, पढ़े लिखे में अभाव है। फिर भी बहुत अभी नए जनरेशन है वो जागरूक हो रहे हैं। तो इसलिए हम धीरे धीरे हमारा समाज, आदिवासी समाज पूरे झारखंड में जागरूक के कगार में है। और धीरे धीरे हम अपनी संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो हम धीरे धीरे जो अपना संवैधानिक अधिकार को हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम अपने अपने चीज़ों को अपने अनुसार उसको अपना ग्रहण कर रहे हैं, अपने कब्जा में कर रहे हैं। पहले हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं था। दूसरे समाज, दिक्कू समाज जो बाहर से आए थे, वो काफ़ी ठगने काम किए थे, बरगलाने काम किए थे। अब बहुत सारे संपत्ति को लूटने के काम किए, बहुत जंगल उजाड़ने काम किए, बहुत ज़मीन को भी लूटने काम किए हैं। लेकिन अब आने वाला पीढ़ी जो संवैधानिक अधिकार को, जो संविधान को पढ़ने काम करके और संविधान में जो निहित है, जो हम लोग आदिवासियों का अधिकार, उसको हम समझ गए हैं और उसको धीरे धीरे हम प्राप्त कर रहे हैं। और हमारा समाज आगे भी बढ़ रहा है, शिक्षित भी हो रहा है, जागरूक भी हो रहा है, आगे बढ़ भी रहा है। आप कह रहे हैं शिक्षित हो रहा है, जागरूक हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, पर अपनी परंपराओं के साथ क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या वो अपनी परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है, या फिर जो लोग अभी अपनी परंपराओं के साथ चलते थे वो अपनी परंपराओं से भटक रहे हैं? आगे तो बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न मतलब कि एक तरीके से बता दे तो पश्चिमीकरण की ओर तो जा ही रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं अपनी संस्कृति को भूलते हुए। इस पे क्या कहेंगे? हमारा मूल जो आदिवासी है, यहाँ का आदिम काल का वासी, जो पूर्वजों का जो देन है, परंपरा है, रीति रिवाज है, परंपरा है, जो वाहन पूजा पद्धति, शादी ब्याह पद्धति, उसको तो अभी भी हम लोग उसको अनुसरण कर रहे हैं और उसको मान भी रहे हैं। लेकिन हमारा समाज से कुछ लोग दूसरे धर्मों में चले गए हैं, मैंने मूल रूप से छोड़ दिए हैं। वो हमारी परंपरा रीति रिवाज को छोड़ चुके हैं और वो अपना बाहरी धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन उनको भी आज न कल उनको भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि जो बाहरी धर्म है, जो विदेशी धर्म है और जो यहाँ का मूल धर्म है, उसमें क्या अंतर है या क्या माने डिप्रेशन है, दोनों में क्या परिवर्तन है या क्या उसमें, ये वो लोग भी जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं। लेकिन उसमें जाल में निहित वो लोग फंस चुके हैं जाके। और धीरे धीरे हम लोग भी उस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, हम लोग आदिवासी सरना समाज, जो कि हम उन लोग को भी अवगत करा रहे हैं और अपनी परंपरा को हम अच्छा दशा दिशा भी दे रहे हैं। हमारा पूर्वज का जो देन है उसको भी हम आगे उजागर कर रहे हैं। धीरे धीरे उन लोग को भी आकर्षित हो रहे हैं और कुछ लोग आ चुके हैं। बाकी अभी उन लोग का भी धीरे धीरे मूड भी बन रहा है कि फिर से अपना पूर्वजों का मूल धर्म है, फिर आने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम समझ रहे हैं कि जो लोग हैं वो उनकी संस्कृति से कहीं ना कहीं जब भूलते हुए आगे पश्चिमीकरण की ओर बढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे होता ये है कि अपनी संस्कृति की एक बार याद सबको आती है। सुबह का भूला शाम को घर वापस ज़रूर आता है। तो इसी तरीके से जो लोग हैं वो भी अपने धर्म की ओर वापस आ रहे हैं। जब आदिवासी दिवस की बात आती है तो एक ऐसा चेहरा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, और एक ऐसा नाम जो जिन्हें पहचान की कोई मोहताज नहीं है। बंधु तिर्की जी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये विकास कहाँ तक हुआ है, आदिवासी के हक और अधिकार कहाँ तक पहुँच पाए हैं। को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा और हम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस बिल्कुल मनाना ही चाहिए। संकल्प लेने की भी ज़रूरत है। विशेषकर हमारे इस प्रदेश में 32 तरह की जनजातियां रहते हैं। कई एक बड़े समूह वर्ग के हैं, बहुत छोटे समूह के हैं। लेकिन जिस चीज़ों को अगर यहाँ देखा जाए कि उनके विकास को लेकर के, तो सचमुच में उनके नाम से बजट का भी प्रावधान है, काफ़ी राशि भी खर्च किए जाते हैं। लेकिन जो जितने मैंने होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है।
और इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि इच्छा शक्ति, और इस इच्छा शक्ति के लिए ना केवल पॉलिटिकल लोग ही जिम्मेवार हैं, बल्कि जनप्रतिनिधि के साथ साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी और साथ में पदाधिकारी, ये सभी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। हम कुछ चीज़ों को, उनकी बातों को सही तरीके से हम चाहे सदन में भी नहीं ले पाते हैं, और ना विभाग इस पर कभी सर्वे करा करके कभी इस पर गंभीरता से अध्ययन करने का प्रयास करती है। आज देखिए TRI जैसे संस्था है, आज बिल्कुल डिफंक्ट पड़ा हुआ है, जबकि TRI में आपका इन तमाम चीज़ों का कई शोध का काम भी चलता है, लेकिन ये शोध वगैरह भी नहीं होना, और जो उनके विकास से संबंधित जो भी संस्थान है, जैसे TCDC है, और उसी तरह से TW ट्राइबल वेलफेयर सेंटर है, तो वो सब चीज़ों में जितने चीज़ों को जिस चीज़ के लिए बना है, तो वो काम जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहे हैं। एक तो हम माने नाम के लिए वो संस्था पड़ी हुई है, और उन संस्थाओं से जो लाभ होना चाहिए आदिवासियों को वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो जो सिस्टम है, जो संस्थान है, उस संस्थान को ठीक करने की आवश्यकता है, जो अभी तक नहीं हुआ। अब रहे कि लोग ज़रूर पूछेंगे भाई क्यों ठीक नहीं हुआ। ठीक, देखिए सरकार कई एक सरकार आई गई, लेकिन हम सभी लोग आदिवासियों की बात तो हम कहते हैं, लेकिन जहाँ देने का बात जहाँ सामने आता है, तो हम उसके साथ में हम एक तरफ से कहा जाए कि उसके साथ पक्षपात करते हैं पूरा। धरातल पर नहीं उतर पाती। नहीं, धरातल पर नहीं उतर पाती है। और दूसरी चीज़ है कि जो योजनाएं, चाहे उनको हमको आगे बढ़ाना है, तो विशेषकर उनको बेहतरीन तरीके से हम कैसे उनको हम शिक्षित करें, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्या करें, और कई एक ऐसे नीतिगत फैसला है, जैसे आज यहाँ पर उनका कई एक ज़मीन वगैरह है, ज़मीन का मॉर्गेज करा करके वो लोग लोन कैसे वो लोग ले करके अपना रोजगार कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चाहे अन्य काम लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों में भी एक रेडिकल डिसीजन लेने की आवश्यकता रही, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, और नतीजा आज तक मामला पड़ा हुआ है। और आज क्या है कि उनका जो आपका ज़मीन औने पौने दाम में लूटा भी जा रहा है, जबकि इसके लिए कानून है, जबकि इसके लिए CNT SPT दोनों है। कानून है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, लेकिन CNT एक्ट का रहते हुए भी जो हालात यहाँ पर हो रहा है, तो इसके लिए मैंने सरकार किसी की भी रही है, सरकार भी जिम्मेवार है इसके लिए, और सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो सरकार को इसमें बहुत कड़ा कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत है, और गलत तरीके से जो लोग आदिवासी का ज़मीन को ग्रैब कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। लेकिन अब तक अगर कहा जाए 22 वर्षों में भी जो भी आदिवासी का ज़मीन को लूटा गया, जो भी लोग रहे, उन पर किसी एक पर कार्रवाई नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि ये और बढ़ते गया, और आज भारी मात्रा में ज़मीन का लूट हुआ है। तो आपने सुना, क्या कुछ कहना है बंधु तिर्की, जो कि एक नामी चेहरा है, एक आदिवासी चेहरा, जिन्होंने काम किया, लोगों के साथ जुड़ के काम किया। अगर सही रूप में आदिवासी दिवस हम मनाने की बात करें, तो आदिवासी दिवस उस दिन मनेगा जिस दिन हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की रक्षा अच्छे तौर पे होगी, लोग एक साथ जुड़ के काम कर पाएंगे। ये सभी चीज़ें तब संपन्न हो पाएगी जब लोग एक साथ मिल के काम करेंगे। आरोप प्रत्यारोप के जो राजनीतिक चोचले, इन सब चीज़ों से हट करके काम करेंगे, तब जा कर के यहाँ की संस्कृति बचेगी, तब जाके यहाँ की सभ्यता बचेगी, तब जा कर के यहाँ के जो युवा वर्ग है वो अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ साथ विकास की ओर बढ़ते हुए कदम को रखेंगे। गांव जाने के क्रम में हमें एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिली, जिसका जिक्र होता रहता है। आपको बताते चलूँ कि पत्थल गड़ी, यहाँ जो पत्थर गड़ा हुआ है उसमें जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है धूचू मुंडा रुंडा। ये मुंडा समाज के जो लोग हैं वो इस प्रकार से इनके उसमें पत्थल गड़ी करने का ये रिवाज है। और ये पत्थर बहुत ही बड़ा, आप देख रहे हैं कि मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़ा ये पत्थर है। पत्थर गड़ी की हम जो बात करते हैं, तब ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और ये सबसे अहम
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें याद करते हुए ये पत्थर गाड़ आ जाता है ताकि उनकी याद अमर हो जाए, ताकि लोग उन्हें जाने